प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज का मेरा ये वीडियो विशेष रूप से मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है। जी नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, बीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा नेट के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जानते होंगे, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं और बहुत अच्छी तरह डेप्थ में पढ़ी जाती है। सिंपल सी बात यह है कि हम एक लेवल के ऊपर देखें तो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है वो थोड़ा कम होता है और नेट के सिलेबस में हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आज मैं जो टॉपिक आपको बताने वाली हूँ वो है हिंदी भाषा का उद्भव व विकास। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन मैं इसको बहुत सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का आपको प्रयास करूंगी और इसीलिए मैंने इसका बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। पहले आपको इसका परिचय दिया जाएगा और उसके बाद आगे की चीज़ें जो एक एक टॉपिक लेके मैं आपको एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे अपभ्रंश का अलग बन जाएगा, अवधि, ब्रज, ये जो आगे की भाषाएं हैं जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं, इसके लिए आपको अलग अलग वीडियो में बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी। ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देखते हैं भाषा का जो उल्लेख है, भाषा का जो विकास है या भाषा का जो उद्भव, कहाँ से आई भाषा, कहाँ से हमें भाषा के बारे में सबसे पहले पता चलता है। भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद में। वेदों के बारे में हम सभी जानते हैं। वेद हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे पवित्र साहित्य है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं। 4 ग्रंथ हैं हमारे पास में हमारी भारतीय संस्कृति में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों ही ग्रंथों में अलग अलग तरह की जानकारियाँ हैं, कुछ गद्य हैं, कुछ पद्य हैं। जैसे सामवेद में आपको गीत, संगीत, इन सब की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में यज्ञ, मंत्र, जिस तरह के देवताओं के आह्वान, स्तुति, इस तरह की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी तरह से जो भाषा का उल्लेख है वो सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। वेदों की जो भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी संस्कृत? मैंने आपसे कह दिया संस्कृत, और अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कौन सी संस्कृत, आप कहेंगे भाई संस्कृत कौन सी, संस्कृत तो एक ही है। लेकिन नहीं, वेदों में जो संस्कृत होती है वो कहलाती है वैदिक संस्कृत। संस्कृत के 2 रूप माने गए हैं, 2 रूप होते हैं संस्कृत के। ठीक है, जो वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण उपनिषद, आरण्यक, ये जिन भी भाषा में लिखे गए हैं, जिस तरह की भाषाएं हैं, वो है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ये सारे वेद हैं, ऋचाएँ हैं, आरण्यक हैं, ये सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। लेकिन वैदिक संस्कृत के अलावा भी तो संस्कृत कहीं इस्तेमाल हुई थी, कहीं प्रयोग में आ रही थी, और वो थी हमारा लोक, साधारण लोक भाषा जो थी वो थी लौकिक संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत से भिन्न है। ठीक है, यानी कि संस्कृत के 2 रूप, संस्कृत भाषा के 2 रूप। सबसे पहला वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह है जो बिल्कुल व्याकरण में बंधी हुई है, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं है और बिल्कुल साफ शुद्ध साहित्यिक भाषा है। ठीक है, और लौकिक संस्कृत वो है जो अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज करी हुई है। हम सब जानते हैं, हम साधारण जो वो भाषा बोलते हैं, लोक प्रचलित जो भाषा होती है वो थोड़ी बहुत टूटी फूटी होती है, क्योंकि लोक प्रचलित भाषा वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरी नहीं कि शिक्षित हों। ठीक है, और जो अशिक्षित होते हैं उन्हें सभी तरह के नियम नहीं पता होते हैं। ठीक है, इसलिए वो जो सुनते हैं या जितना ग्रहण कर पाते हैं उसी हिसाब से वो भाषा को बोलते हैं। ठीक है, जब हम आधुनिक भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं तो आधुनिक भाषाओं के 3 रूप हैं, ये 3 प्रकार हैं। ठीक है, सेमेटिक भाषाएं,
तुरानी भाषाएं और आर्य भाषाएं। आज हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको संस्कृत के बारे में बताया, इसके बारे में आगे हम देखेंगे, ठीक है। आप कहीं ये ना सोचें कि मैडम तो एकदम से पलट गई हैं, नहीं। देखो, आधुनिक भाषा में सेमेटिक भाषाएं, तुरानी भाषाएं और आर्य भाषाएं, जो हमारी हिंदी है, जो राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है, उसका संबंध है आर्य भाषा से। अब आप पूछेंगे आर्य भाषा क्या होता है मैडम? तो आर्य भाषा का संबंध उस भाषा के लोगों से है, उन लोगों से है जिनके जो वंशज हैं वो भारत, इटली, जर्मनी, एशिया, फ्रांस, इंग्लैंड आदि देशों में जगह जगह पर फैले हुए हैं, जिनकी जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो वो संसार के इतिहास में एक बहुत ही अद्भुत और अच्छा एक समृद्ध स्थान रखती है। और उन्हीं में से एक है हमारी हिंदी, ठीक है। हमारे भारत की जो समृद्ध भाषा है, जो राष्ट्रभाषा है, उसका संबंध है आर्य भाषा से, जो किससे बिलोंग करती है? आधुनिक भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं को भारतीय आर्य भाषा कह सकते हैं, जो हमारी भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। भारतीय आर्य भाषाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए, अगर छोटे छोटे हम ले लेते हैं, है ना, कम कम देखें, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, लोड नहीं डालें अपने ऊपर। मैं सबसे पहले मैंने आपको ये वाला बताया था, आप ये इसको बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। अब मैंने बात शुरू कर दी है भारतीय आर्य भाषा की, वहीं से हम पहुंचेंगे हमारी हिंदी भाषा पे, ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा का मुख्य स्रोत था संस्कृत, और संस्कृत से हम आर्य भाषा पे कैसे आए मैं सब आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। देखिए, भारतीय आर्य भाषा का सबसे पहला जो स्टेज था, सबसे पहली जो अधि है, वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का संबंध है संस्कृत। मैंने आपको इसकी अवधि बता देती हूँ। इसकी अवधि है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इसके अंदर आती है हमारी संस्कृत, दोनों, वैदिक संस्कृत भी और लौकिक संस्कृत भी। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, वैदिक संस्कृत वो भाषा है जिसमें ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेद इत्यादि लिखे गए हैं। लेकिन जो वाल्मीकिकृत रामायण है, वेदव्यास जी की महाभारत है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनकी संस्कृत में और वेदों की संस्कृत में अंतर है, क्योंकि वो संस्कृत है लौकिक संस्कृत, ठीक है। उनमें कहीं ना कहीं अंतर है। वैदिक संस्कृत जो वेदों की भाषा है और जो रामायण महाभारत की भाषा है, वो संस्कृत होते हुए भी एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्नता रखती है। और वो इसीलिए भिन्नता रखती है क्योंकि वो वैदिक संस्कृत का पार्ट है और लौकिक संस्कृत महाभारत और रामायण की भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाषा, अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ इस संस्कृत से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का जो पुल बंधा हुआ है ना, जो परिवर्तन हुआ, वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत स्पष्ट तरीके से आप देखिए। भाषाओं का परिवर्तन जो होता है, जिस तरह से भाषाएं बदलती हैं, उनके कारण क्या होते हैं। आप देखते हैं किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, कहीं रह रहा है, किसी छोटी सी जगह पर रह रहा है, यानी कि उसके गांव की जो जनसंख्या है वो 50 मान सकते हैं हम, ठीक है। वो वहीं पर अपनी उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी भाषा, उसके रीति रिवाज, सब कुछ उन 50 के अंदर है। जब वो व्यक्ति व्यापार करता है तो उन 50 से ही उससे अपनी लाभ हानि होती है।
लेकिन अगर उसे अपना व्यापार बढ़ाना है या अपने मत का प्रचार करना है, अपनी विचारधाराओं का प्रचार करना है, तो वो आगे जाता है, वो दूसरे देशों में जाता है, दूसरे प्रदेशों में, यानी कि किसी भी तरह से उसका स्थान परिवर्तन होता है। और जब भी व्यक्ति अपना स्थान परिवर्तन करता है तो वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ में उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके रीति रिवाज, उसकी विचारधाराएं और उसका मत और उसका धर्म उसके साथ में स्थान परिवर्तन करता है। आप देखते होंगे कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी उपभाषाएं हैं, इतनी सारी उनकी छोटी छोटी बोलियां हैं। आप थोड़ी सी दूर पे भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे उसकी भाषा या उसकी बोली परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं राजस्थान की बात करती हूँ तो राजस्थान में बोलियों के रूप में 73 भाषाएं या बोलियाँ बोली जाती हैं। सभी राजस्थानी कहलाती हैं, है ना, लेकिन उनके रूप इतने सारे हैं। अजमेर चले जाओ तो अजमेरी, ढूंढाड़ी, जयपुरी, है ना, इस तरह से वो भाषाएं क्यों बदली हैं? इसी तरह से बदली हैं। किसी का वातावरण, जलवायु, संस्कृति, विचारधारा, बोलने का तरीका, इन सभी के कारण भाषाओं का और हमारी संस्कृतियों का परिवर्तन होता है। ठीक है, इसीलिए वैदिक संस्कृत से या संस्कृत से हमने आज तक का जो हिंदी का सफ़र पूरा किया है वो इसी तरह से पूरा किया है। किसी तरह से हम कहें, मैं कहूँ मुख सुख के लिए हमने भाषाओं के रूप परिवर्तित कर दिए या जो शब्द हैं उनके रूप परिवर्तन कर दिए। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, हम शुद्ध रूप है दुग्ध, क्या आप इस शब्द का प्रयोग अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे मुख सुख के लिए अच्छा नहीं है, हम बोल नहीं पाते हैं। चलिए, जो शिक्षित हैं, जिनका टोन अच्छा है, जिनकी ज़बान साफ है, वो फिर भी इस शब्द का प्रयोग शुरुआती में कर सकते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे होते होते नहीं बोला जा रहा है। कौन बोले? दुग्ध। इसलिए हम सीधा उसका अपभ्रंश लेते हैं दूध शब्द का। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी भाषाओं के शब्दों के रूप और उनके अर्थ तक परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हमारे मूल पॉइंट पे, वैदिक संस्कृत से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सफर। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं 3 रूपों में बटी हुई हैं, या मैं कहूँ 3 अवस्थाएं हैं उसकी। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में बात हो गई थी। अब मैं आ रही हूँ मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, अगर मैं कहूँ तो 3 अवस्थाएं हैं उसमें भाषाओं की। जब संस्कृत के 2 रूप हमने देखे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। उसके बाद जब जैन और बौद्ध मगध क्षेत्र में और वहाँ आने लगे तो उन्होंने अपनी संस्कृति, सभ्यता और विशेष रूप में अपनी विचारधारा और अपने मत का प्रचार प्रसार वहाँ कर रहे थे। मगध की उस वक्त की जो भाषा थी वो है पाली भाषा। पाली भाषा पे हम सबसे पहले आते हैं। जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की पहली अवस्था है पाली, जिसे मागधी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मगध क्षेत्र में बोली जाती थी। ठीक है, पाली भाषा, जैसे मैं कहूँ पली या पल्ली, इस तरह के नामों से पाली का नाम बना है। पली या पल्ली, ये शब्द किस अर्थ को बताते हैं? गांव, यानी कि ग्राम भाषा, यानी कि गांव के रहने वाले, यानी कि जो ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं उस वक्त में, उस क्षेत्र के जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग थे, हम ये कह सकते हैं जो अपढ़ थे, ठीक है, या कम पढ़े लिखे थे, वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे? पाली भाषा का। पाली भाषा का साहित्यिक रूप भी है। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है और उसी का साहित्यिक और लिखित प्रमाण जब हमें मिलता है, लिखित जो स्वरूप मिलता है वो है बौद्ध धर्म का जो साहित्य है, जिसमें त्रिपिटक लिखे गए हैं। ठीक है, त्रिपिटक 3 है, नाम से ही पता चल रहा है। पहला है
सुध पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। ये पाली भाषा में लिखे हुए बौद्ध धर्म हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पाली से प्राकृत पर। पाली की जो समयावधि है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है, और प्राकृत की समयावधि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। पाली प्राकृत तक कहाँ कैसे पहुंची ये मैं बताऊंगी आपको। मैंने आपको कहा पाली ग्रामीण परिवेश की भाषा थी, मगध और इसके आसपास की भाषा थी। जब बौद्ध और जैन जो प्रवर्तक हैं या जो जैन मत के जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जब वहां पर आए तो उन्होंने वो अपनी भाषा लेकर आए। ठीक है, दूसरा उन्होंने पाली को साहित्यिक करते हुए, उसका संस्कार करते हुए, उसे सुधारते हुए उसे प्राकृत का रूप दे दिया गया था। पाली बोलचाल की भाषा थी, फिर उसके बाद उसमें साहित्य यानी कि त्रिपिटक लिखे गए, और फिर उसके बाद उसमें और सुधार करके उसे एक साहित्यिक भाषा, एक अच्छी भाषा बना दिया गया, औपचारिक जिसे हम कह सकते हैं, और उसे नाम दिया गया प्राकृत, जो प्राकृत मागधी भी कही जाती है क्योंकि मगध क्षेत्र की भाषा थी। अब उसके बाद जो जैन साहित्य है वो प्राकृत में रचा गया है। जैन साहित्य के कुछ रूप हैं। शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, अर्धमागधी और मागधी। स्थान के आधार पर है ये भाषाएं। शौरसेनी जो शूरसेन राज्य की जो भाषा थी, शूरसेन जो स्थान की भाषा थी, वो शौरसेनी कहलाई। बम्बई, मागर, बराड़, माफ कीजिएगा, बम्बई और बराड़ क्षेत्र की जो भाषा थी वो महाराष्ट्री। पेशाची जो पहाड़ों की, ठीक है। अर्धमागधी जो जैन प्रवर्तक है महावीर, है ना, जैन मत प्रवर्तक महावीर की जो धार्मिक शिक्षा थी वो थोड़ी थोड़ी मागधी से मिलती जुलती है, और शौरसेनी से हम ये कह सकते हैं शौरसेनी की छाप है, जिसे कहते हैं ना टच होना, ठीक है, थोड़ा उसमें लगता है कि हाँ शौरसेनी भी है। वो जो भाषा कहलाई गई, जो दोनों की मिली जुली थी, वो अर्धमागधी कहलाई, यानी कि मागधी और शौरसेनी दोनों की जो मिली जुली भाषा थी वो कहलाई अर्धमागधी। और मगध की जो प्राकृत थी, जो मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली थी, वो मागधी प्राकृत कहलाई। अब आपको मैं ये बता दूं कि मैंने ये कहा कि जैन और बौद्ध प्रवर्तक जब आए थे, लेकिन जब जैन और बौद्ध धर्म का, इस मत का जब पतन होने लगा था और ब्राह्मण और जो हिंदू संस्कृति है, यानी कि जो संस्कृत वाला जो कहा जाए, वो जब वापस आने लग गए थे, तब प्राकृत भाषा की उपेक्षा होने लग गई थी और लोग संस्कृत को फिर से अपनाने लग गए थे। और इस जो साहित्यिक जो प्रयोग हो रहा था उसमें इस तरह से होता था कि जो ऊंचे तबके के जो लोग हैं, जो नाटक वगैरह में जैसे नाटक को लिखा जाता था, तो उसमें जो ऊंचे तबके के जो पात्र थे उनकी भाषा होती थी संस्कृत, और जो नीचे तबके के पात्र थे, जैसे नौकर चाकर हैं, स्त्री हैं या शूद्र हैं, इनकी जो भाषा होती थी वो प्राकृत हुआ करती थी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं विद्वानों के लिए या पढ़े लिखे लोगों के लिए संस्कृत भाषा उपयुक्त थी, और अपढ़ लोगों के लिए या नीचे तबके के लोगों के लिए हमारी प्राकृत भाषा उपयुक्त की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। प्राकृत साहित्यिक भाषा बन गई और धीरे धीरे उसका प्रयोग हुआ था। हमने कहा जब प्राकृत
बोलचाल में बोली जाने लगी तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस पर साहित्य लिखा और वो धीरे धीरे और परिष्कृत होती गई और वो साहित्यिक भाषा बन गई। और फिर उसका एक रूप सामने आया था अपभ्रंश। प्राकृत से आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। ठीक है, अपभ्रंश थी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था। पहली पाली या मागधी, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। पाली से प्राकृत तक आई, प्राकृत से अपभ्रंश तक आई, जिसकी समयावधि है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 1000 के बाद की तो हमारी हिंदी भाषा शुरू हो ही जाती है, जो आप जानते होंगे, आपने सुना होगा। राहुल सांकृत्यायन, ग्रियर्सन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन मुख्य रूप से इन्होंने 1000 के बाद की जो भाषा थी, 1000 के बाद की जो हिंदी थी, उसे पुरानी हिंदी के नाम से अभिहित किया गया था। ठीक है, हम अपभ्रंश की बात कर रहे थे। अपभ्रंश वो भाषा थी जो लोक प्रचलित हो गई थी। ठीक है, धीरे धीरे अपभ्रंश में लोग लिखने भी लग गए थे। प्रांत के आधार पर कहा जाए या स्थान के आधार पर कहा जाए तो इसके 4 भेद मिलते हैं: मागधी, महाराष्ट्री, नागर और ब्राह्मण। मागधी, महाराष्ट्री और ब्राह्मण। मागधी मगध क्षेत्र की जो प्राकृत भाषा थी वही अब मगध क्षेत्र की अपभ्रंश हो गई थी, इसलिए जो मागधी प्राकृत है वही अब मागधी अपभ्रंश कहलाने लग गई थी, जो बदल गई, जो अपभ्रंश में परिवर्तित हो गई थी। दूसरा नागर, गुजरात और राजस्थान यानी कि पश्चिमी क्षेत्रों की जो भाषा थी वो नागर कहलाई। महाराष्ट्री, महाराष्ट्र की भाषा जिसे हम अब मराठी कहते हैं, जो अब बहुत ज्यादा बदल गई है। ब्राह्मण, सिंध प्रदेश की जो भाषा थी, सिंध जो नदी है उसके अधोभाग के आसपास जिस तरह के लोगों में जो भाषा प्रचलित थी उसे ब्राह्मण भाषा कहा गया था। अब जो आगे का जो विस्तार है, जो अपभ्रंश के बारे में है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विस्तार है, जो इसके बारे में है, ये मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। आपको कोई कमी लगती है, आपको कुछ डाउट है, कुछ और इसके बारे में पूछना है, मेरा पूरा प्रयास होगा आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। मेरा फुल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।